हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? उत्तर है हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर है हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। आरएनए का संश्लेषण किससे होता है? उत्तर है डीएनए से। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से। आरएनए में शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज। डीएनए में मौजूद शर्करा है। डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद रहती है? इसका उत्तर है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में मौजूद होती है। केंद्रक में डीएनए का कितना अंश होता है? तो इसका उत्तर है 10%। केंद्रक में डीएनए का 10% अंश होता है। डीएनए बहुलक है किसका? इसका उत्तर है न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। कौन देता है? इसका उत्तर है डीएनए। डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? इसका उत्तर है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं किस बॉन्ड से? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन बॉन्ड से यानी हाइड्रोजन बंध से। डीएनए की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती हैं, बंधी होती हैं। प्रश्न है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है आरएनए के द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है किसमें? तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। अब वनस्पति विज्ञान के कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है लिनियस। लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। थोड़ा सा अंतर है, वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं लिनियस, कैरोलस लिनियस। प्रश्न है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वनस्पति जगत का बड़ा समूह है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं कैसे? सुकाए। थैलोफाइटा के समूह के पौधे होते हैं सुकाए। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह, सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है ब्रायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है किसको? ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाइसोनिया। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाइसोनिया। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जूओप्सिस। जूओप्सिस सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है किसमें? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। इसका उत्तर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं। टेरिडोफाइटा के समूह के पौधे उगते हैं कहाँ पर? नम एवं छायादार स्थानों पर। नम एवं छायादार स्थानों पर टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं। सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है, सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है एजोला। एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है। अब शैवाल से रिलेटेड प्रश्न जान लेते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका उत्तर है सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन
जल और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर है क्लोरेला शैवाल से। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन क्लोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल कौन सा है? इसका उत्तर है लेमनेरिया। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है लेमनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा शैवाल कौन है? इसका उत्तर है मैक्रोसिस्टीस। मैक्रोसिस्टीस सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टीस। सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास सबसे छोटा शैवाल है और सबसे बड़ा शैवाल है मैक्रोसिस्टीस। अब कवक से रिलेटेड प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, कवक क्या है? कवक बहुकोषीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कवक क्या होते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। प्रमुख कवक हैं, कौन कौन से प्रमुख कवक हैं? यीस्ट, मशरूम, खमीर। ये प्रमुख कवक हैं, यीस्ट, मशरूम, खमीर। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका उत्तर है काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों में भोजन संचित रहता है, किस रूप में संचित रहता है? तो इसका उत्तर है ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है, किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है सैक्रोमाइसेस। सैक्रोमाइसेस नामक कवक का उपयोग डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में क्या प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है यीस्ट। डबल रोटी बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है। शराब उद्योग में प्रयोग होता है यीस्ट। यीस्ट का प्रयोग शराब उद्योग में भी होता है। डबल रोटी बनाने में भी यीस्ट का प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए बेकरी में ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है। अब लाइकेन से रिलेटेड प्रश्न जान लेते हैं। लाइकेन किसके बने होते हैं? तो लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल से। कवक एवं शैवाल से लाइकेन बने होते हैं। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कोर्टिकोलस कहलाता है। कोर्टिकोलस। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सेक्सिकोलस। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन सेक्सिकोलस होता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन होता है कोर्टिकोलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कौन से हैं? क्या नाम है? इसका उत्तर है क्रोप्रोफिल। क्रोप्रोफिल गोबर पर उगने वाला कवक है क्रोप्रोफिल। लाइकेन किस में सहायक होता है? तो इसका उत्तर है मृदा निर्माण में। लाइकेन मृदा निर्माण में सहायक होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है रोसेला लाइकेन से। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन कौन सा है? तो इसका उत्तर है लोबेरिया इरवेनिया रेमेनिला। रेमेनिला। लोबेरिया इरवेनिया रेमेनिला ये इत्र बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ये तीनों लाइकेन हैं और इनका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में बीज कैसे होते हैं? ये होते हैं नग्न, यानी इनमें आवरण नहीं होता है, बाहरी आवरण नहीं होता है। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में जो बीज होते हैं वो होते हैं नग्न, यानी आवरण रहित। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है सिकोया का। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? इसका उत्तर है जैमिया पिग्मिया। जैमिया पिग्मिया। साबूदाना प्राप्त होता है किससे? इसका उत्तर है
साइकस से। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया किस माध्यम से होती है? इसका उत्तर है वायु के माध्यम से। अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया वायु के माध्यम से संपन्न होती है। अब आवृत बीजी पौधों से संबंधित प्रश्न जान लेते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न है, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में बीज कहाँ पर होते हैं? तो इसका उत्तर है फल के अंदर। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है यूकेलिप्टस और सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है लेमना। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है लेमना और सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है यूकेलिप्टस। अब कुछ अन्य प्रश्न जान लेते हैं, अगले पेज में चलते हैं। प्रश्न है, सबसे छोटा बीज होता है, सबसे छोटा बीज होता है किसका? इसका उत्तर है आर्किड। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो इसका उत्तर है लोडोसिया। सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है और सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है। सबसे ऊंचा पौधा किसका होता है? सिकोया सेम्परविरेंस। सिकोया सेम्परविरेंस। सोलेनेसी कुल के पौधे कौन कौन से हैं? सोलेनेसी कुल के पौधे हैं आलू, बैंगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च। यह प्रश्न पूछा गया है। आलू, बैंगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च ये सब सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। रूटेसी कुल के पौधे कौन कौन से हैं? रूटेसी कुल के पौधे हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसम्मी, ये सब हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसम्मी। रोजेसी कुल के पौधे कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। रोजेसी कुल के पौधे हैं सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। मालवेसी कुल के पौधे कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है कपास, भिंडी, गुड़हल। कपास, भिंडी, गुड़हल ये सब मालवेसी कुल के पौधे हैं। मटर किस कुल का पौधा है? तो इसका उत्तर है लेग्यूमिनेसी। मटर किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी कुल का। गन्ना किस कुल का पौधा है? इसका उत्तर है ग्रैमिनी कुल का। लौंग किस कुल का पौधा है? तो इसका उत्तर है मिर्टेसी कुल का। और लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका उत्तर है यूरेनॉल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूरेनॉल। जड़, तना तथा पत्तियां, इससे रिलेटेड कई प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है, पौधों का अवरोही भाग कौन सा होता है? तो पौधों का अवरोही भाग यानी नीचे की तरफ जाने वाला भाग कहलाता है जड़। तर्करूपी जड़ के उदाहरण कौन से हैं? तर्करूपी जड़ के उदाहरण है मूली। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है सलजम। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है गाजर। गांठदार जड़ के उदाहरण है शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण है मूली, गाजर, सलजम। मूली, गाजर, सलजम ये तीनों जड़ों के रूपांतरण हैं, इनको जड़ भी कहते हैं। जड़ें फूल करके मूली का निर्माण करती हैं, गाजर का निर्माण करती हैं और सलजम का। तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। आलू एक तना है, आलू, अदरक, हल्दी ये सब तने हैं। मूली, गाजर, सलजम ये सब जड़ है। तो तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अदरक और आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये तने के रूपांतरण है, इसलिए इसका खाने योग्य भाग होगा तना। कंद के उदाहरण है जैसे आलू, आलू एक कंद है। घन कंद के उदाहरण है ओल, अरबी। घन कंद के उदाहरण है ओल, अरबी। प्रकंद के उदाहरण है अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी प्रकंद के उदाहरण है। ओल और अरबी घनकंद के उदाहरण है। सल्ककंद के उदाहरण है प्याज, लहसुन। प्याज और लहसुन ये सब सल्ककंद है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू किस कारण से आते हैं? तो इसका उत्तर है सल्फेनिल अम्ल के कारण। सल्फेनिल अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। लहसुन में गंध का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लहसुन में गंध का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है एलाइसिन। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। मिर्च में तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन।
राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन सा है? राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहनी पौधों के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दलहनी पौधों की जड़ में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को नाइट्राइट्स में बदल देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। ये जो राइजोबियम है यही वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर यंत्र के द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। तने, पत्ती और कली से नया पौधा प्राप्त करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है कहाँ से? तो इसका उत्तर है तने से। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना से। ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ते से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है रंध्र या स्टोमेटा। इंग्लिश में स्टोमेटा और हिंदी में रंध्र कहते हैं। पत्तियां सांस लेती हैं, किससे सांस लेती हैं? तो पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं अति सूक्ष्म छिद्रों यानी रंध्रों से, स्टोमेटा से पत्तियां सांस लेती हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।